हेलो 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 सो वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ टॉक्स दैट मैटर। अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है। अभी सब मजे में एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है हर जगह पे। और बारिश के साथ काफी सारी दिक्कतें भी होने लग गई है। सबसे पहली दिक्कत जो आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा चल रही है उसके बारे में दिवाकर बताओ क्या चल रहा है। अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो था वो बंद हो गया था हम्म। ऑलमोस्ट फॉर 18 आवर्स। तो उसमें वीडियोस भी या चल रही थी जिसमें पूरा एक्सप्रेसवे में पानी भर गया है। और जो मई महीने में एक मिसिंग लिंक जो बिल हुआ था उसके सामने लैंडस्लाइड हो गया। पूरे महाराष्ट्र में ही इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। और फिर तो इसलिए 18 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। लोग पूछ रहे हैं कि तुमने ये मिसिंग लिंक बनाया, ये जो दो टनल्स है वो 2 महीने के अंदर ही नहीं झेल पाए। जो इम्पोर्टेंट सिटीज है मुंबई और पुणे उसके बीच बाई रोड कनेक्टिविटी खत्म होगी। तो इसको लेके बहुत आउटरीच चला ये हफ्ते सोशल मीडिया पे। बट आई वांटेड टू एड्रेस अ डीपर क्वेश्चन दैट इज देयर, जो आजकल हम सब फेस कर रहे हैं, काफी टाइम से ही फेस कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा हो गया। दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। ऐसे आप बिहार का लोकल न्यूज उठाओ, आपको डेली कोई ना कोई या तो पुल या बनते बनते टूट जाता है, उद्घाटन होते टाइम टूट जाता है, या फिर बनते बनते चोरी भी हो जाता है कभी कभी। तो आई जस्ट वांटेड टू नो एक्चुअली में हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा, हम क्या कर रहे हैं इसके अराउंड भी, यानी कि जो तो फेलियर हो रहा है ये हो रहा है, एंड में सफरिंग हो रही होती है, और विच एक्चुअली इज अ वेरी डीपर इशू इन आवर कंट्री। इसमें दो एस्पेक्ट है। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे उसके बारे में बात करें तो जो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने इसको बोल दिया है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। कि हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं वो जिस लेवल ऑफ रेनफॉल और लैंडस्लाइड को रोकने के लिए है उससे काफी मैग्नीट्यूड में हो गया है। ये जो एक्सप्रेसवे बना था वो एक पहाड़ के बीच में से बना है, तो ट्रेवल टाइम कम करने के लिए। पहाड़ से अगर बोल्डर्स गिरेंगे नीचे तो उसके लिए मैश लगाई गई थी कि अगर गिरेंगे तो उसमें अटक जाएंगे और रोड पे नहीं गिरेगा। वो जो मैश है वो 15 मीटर तक अगर कोई बोल्डर नीचे आए तो उसको झेलने की क्षमता रखता है। पर अभी वाले जो रेड अलर्ट जो महाराष्ट्र में हुआ और उससे जो रॉक्स ऊपर से नीचे गिरे हैं एक ही हद तक इंजीनियरिंग काम आ सकता है। उसके बियॉन्ड अगर चला जाए तो वो हम इसको ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये एक एस्पेक्ट है। तो दूसरे लोग बोल रहे हैं तुमने ये जल्दबाजी में ये मिसिंग लिंक को इनॉर्गेट कर लिया हेडलाइन ग्रैब करने के लिए, पर उसका फुल प्रिपेयर्डनेस नहीं था, इसीलिए पहले मानसून आने आने के बाद ही ये फेल हो गया। और जो दूसरा एस्पेक्ट है जो हम बिहार में और कई अन्य राज्यों में भी देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो सस्ता मटेरियल यूज कर लेता है और पैसे बचा लेता है। काफी बार इंजीनियर जो सुपरविजन के रोल में रहता है उसके साथ हाथ मिला के इंजीनियर भी वो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव कर देता है। फिर बारिश होती है या फिर कोई फ्लड आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो जाता है। तो एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो कॉन्ट्रैक्टर के करप्शन की वजह से हो रहा है, और जो दूसरा हो रहा है कि हम जो एक लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए, उससे जब कई ज्यादा लेवल पे कोई फ्लड या फिर रेनफॉल या लैंडस्लाइड या क्लाउड बर्स्ट ऐसी चीजों के टाइम पे अब आप जो बेसिक लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है उससे ये आप नहीं रोक पाएंगे। तो इसमें फिर एक सवाल ये आएगा कि तो फिर हम उसको उस एक्सटेंट पे क्यों नहीं बना रहे। अगर हम हर प्रोजेक्ट को उस एक्सटेंट पे बनाने लग जाए ट्यूबलेस से, जैसा मैंने बताया था वो मैश वाला मैश 15 मीटर तक ही बोल्डर्स को सहने की क्षमता रखता था। पर अगर हम 150 का मान के चले क्योंकि 150 मीटर के हाइट से गिरा है तो उसका जो एडिशनल कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। बाद में यही टोल वगैरह के थ्रू हमसे ही वसूला जाएगा। यही हम अपने सारे व्यूअर्स को भी एक चीज बताना चाहते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर होते हैं इस कंट्री में, काफी सारे हो रखे हैं, हमने काफी सारे, दिवाकर ने बताया सिनेरियोस जहाँ पे होते हैं बिहार में या फिर और भी काफी सारे स्टेट्स में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है, जिसका मेन रीजन ये करप्शन रहा है, कि करप्शन के कारण ही वो चीजें एकदम वो ऐसी क्वालिटी की नहीं मिली जो हमें चाहिए। बट कुछ सिनारियों में ये भी समझ के रखना चाहिए कि जब आप डिजास्टर या कोई ऐसे सिनारियो हो जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज करने चाहे, तो आई थिंक हम जितना भी करेंगे वो फिर भी डैमेज होगा ही होगा। कुछ चीजें हमें समझ के रखनी चाहिए, देयर आर समथिंग दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो बात हो गई हमारे एक्सप्रेसवे के बंद होने की।
बट फिर वो 18 घंटे बाद खुला कैसे, यानी कि अगर बोल्डर गिरा है, उसने अगर ब्लॉक कर दिया है, तो वो खुला कैसे 18 घंटे के अंदर? व्हाट इज द प्रोसेस? हमारे जो ग्राउंड वर्कर्स है वो अर्थ मूवर्स एक्सकेवेटर्स सब लेके वहां से डेब्रिस हटाया। जब बारिश चल रही थी और फ्लडिंग वाला कंडीशन था और दूसरा लैंडस्लाइड होने के भी चांसेस थे, उसमें उन्होंने नॉन स्टॉप काम करके 18 घंटे में रास्ते को क्लियर करा। ये हाईवे और एक्सप्रेसवे दोनों अब ऑपरेशनल है। तो हमें जहाँ पे क्रिटिसाइज करनी चाहिए कि एक मानसून क्यों नहीं झेल पाया, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि कितनी जल्दी रोड कॉर्पोरेशन के जो वर्कर्स थे उन्होंने कैसे इस चीज को ऑपरेशनल करा। लेकिन ये तो हो गया एक इंसिडेंट जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया, बट दिस शोज कि ये चीज दोबारा हो सकती है, इस लेवल पे दोबारा आ सकते हैं ये गलत है। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? लोग अब क्या डिमांड कर रहे हैं कि उसको कैसे अब उस एक्सप्रेस वे को आगे कैसे ट्रीट या मेंटेन किया जाए? राइट। तो इसमें अपोजिशन पार्टीज बोल रही है कि जैसे कांग्रेस और जो एनसीपी है, शरद पवार फैक्शन, वो ये बोल रही है कि इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल और कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते ताकि ऐसे फिर से डिजास्टर ना हो। ये तो अच्छी बात थी कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ तब वहां पे व्हीकुलर मूवमेंट नेग्लिजिबल था। ये अगर दिन के टाइम होता जहाँ पे व्हीकल जा रहे और उसके बीच में ये बोल्डर्स वगैरह गिर जाते इसी इस हाइट से, तो लोगों की जान भी जा सकती थी। इस एक्सप्रेसवे के बंद होने से ये एटलीस्ट जान किसी की नहीं गई, देयर आर नो कैजुअलिटीज। तो ये एक अच्छी बात है, पर एक सर्टेन लिमिट तक ही हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्री विथ व्हाट द ऑपोजिशन डिमांड्स कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए जिसमें पता चले कि जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसे और आने वाले मानसून्स को झेलने की क्षमता रखता है कि नहीं। यस, आई बिलीव कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी ऑडिट की सबसे ज्यादा जरूरत है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन आया है दैट इज कि जो हमने जो मैक्सिमम कैपेसिटी सोची थी उससे ज्यादा वेट का बोल्डर आया है, उससे ज्यादा मीटर से बोल्डर आया है। दैट इज द मेन थिंग। बट एट द सेम टाइम देर इज नो वे कि हम जो ये चीज बोल सकते हैं कि अगर उससे कम का आया होता तो ये नहीं टूटता, क्योंकि यू कैन गिव इट एनी रीजन। आप ये रीजन दे सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी का था। अब हाउ वुड यू जस्टिफाई कि इससे कम का होता तो ये नहीं टूटता? तो इसमें रोड कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि ये जो डिजाइन है मैश का डिजाइन जो 15 मीटर तक वो बोल्डर्स को सहने सहने की कैपेसिटी रखता है, दिस आइडिया एंड डिजाइन हैज बीन वेटेड बाय आईआईटी बॉम्बे टीम, बिकॉज आईआईटी बॉम्बे इज अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने ये इंजीनियरिंग जो डिजाइन है उसको अप्रूव करा है। आई एम श्योर कि 15 मीटर तक भले ही मैनेज हो जाएगा, पर उससे ऊपर का आया तो एक्सप्रेसवे बंद होने के आशंका है। यानी कि यहाँ पे एक और जो मेजर कंसर्न जो हमेशा रहना चाहिए ऑडिट के टाइम पे, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रक्चर। मे बी वो स्ट्रक्चर 15 मीटर या सर्वे मैश जो भी हमने क्रिएट कर रखा है वो 15 मीटर तक बोल्डर कर सकता है, दैट डिजाइन इज अप्रूव्ड। बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी, कि वो क्वालिटी मैश को जो बना रखा है वो क्वालिटी ही ना हो। हाँ डिजाइन आप इसलिए भले ही कितना अच्छा ले लो, इट्स जस्ट सिंपल लाइक कार्ड ऑफ डेक। डिजाइन आप बहुत अच्छा बना सकते हो लेकिन एट द एंड वो कार्ड्स है, एक हवा के झोंके से उड़ के गिर जाएंगे। वहीं पे वो सेम वैसे ही आप दो तीन अच्छे अच्छे आयरन पिलर से बना दो, वो नहीं उड़ेगा। तो ऑडिट मैनेजमेंट जो यहाँ पे ऑपोजिशन भी डिमांड कर रही होगी वो मेनली डिमांड कर रही होगी कि द क्वालिटी, कि हाउ वी आर मेकिंग श्योर कि ये दोबारा नहीं हो। राइट। और इवन आई थिंक दैट रेजेस अ बिगर क्वेश्चन कि ये जो भी हम डिजाइन या ये सब अप्रूव करते हैं, देर इज नो वे कि वो टेस्ट किए जा सके, कि हम कैसे उसको यानी कि डिजाइन टेस्ट हो गया, उस मटेरियल के हिसाब से टेस्ट हो गया, बट ये कहाँ से मेक श्योर होगा कि ये वही मटेरियल वही डिजाइन इम्प्लीमेंट भी किया गया, ऑन ग्राउंड भी गया है? राइट। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो आजकल हमें ये केसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहे थे। अभी सोशल मीडिया आज के जमाने में कोई पहले इसका वीडियो नहीं बनाता था, वो वीडियो बना के अपलोड कर रहा है जिसकी वजह से हमें ज्यादा दिख रहा है। तो शायद ये इंप्रेशन लोगों में जा रहा है कि ये वाले केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा जो व्हाट यू सजेस्टेड कि जो मटेरियल ऑन पेपर बोला गया है कि इसमें डाला है और जो एक्चुअल में डाला है उसमें शायद रात दिन का डिफरेंस हो, एंड देयर इज नो वे फॉर अस टू फिगर इट आउट, क्योंकि जैसे मैंने बोला कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्टेड इंजीनियर जो सुपरवाइजर रहता है उसके साथ मिलके ये डिजाइन को अप्रूव कर देते, तो हमें तभी पता चलता है जब कोई एक डिजास्टर हो जाता है या पुल गिर जाती है, तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई झोल हो रखा है। जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी कि अगर एक गवर्नमेंट अप्रूव इंजीनियर है उसको अगर आप सस्पेंड कर दोगे कुछ महीनों के लिए, बाद में वो फिर से रेइंस्टेट हो जाता है
और कॉन्ट्रैक्टर्स का मैंने खुद देखा है कि अगर उनके कंपनी का नाम था XYZ प्राइवेट लिमिटेड और फिर अपना नाम चेंज करके ABC प्राइवेट लिमिटेड करके फिर से वो बिडिंग प्रोसेस में आ जाती, इसीलिए ये पता चलना मुश्किल है कि जो डिजाइन अप्रूव हुआ है और जो डिजाइन ऑन ग्राउंड है उसमें समानता है कि नहीं। सो एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये रहेगा, एज अ सिटीजन, कि आप जब भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर देखे तो आप इसकी वीडियो बनाओ और उसको वायरल जरूर करो। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे ऐसे ही वायरल करते रहोगे, हर एक चीज को आप इश्यू की तरह रेस करते रहोगे, तो ये ओवर द टाइम ये चीजें और कम होती रहेगी। इट्स टाइम वी एज अ सिटीजन शुड ऑल्सो टेक द अकाउंटेबिलिटी। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। राइट, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लोगों ने वो वीडियोस बनाए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के, और जो फ्लडिंग वगैरह हुई और लैंडस्लाइड का डेब्रिस जो गिरा था उसके वीडियोस शेयर करे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, इसीलिए 18 घंटे में सब कुछ हटाना पॉसिबल हुआ, बिकॉज गवर्नमेंट वर्क इन ए मिशन मोड। यही अगर ये वीडियोस वायरल नहीं होते, पूरे इंडिया में नहीं दिखता, तो ये गवर्नमेंट का जो स्पीड था ऑफ रिजॉल्विंग दिस क्राइसिस वो इतनी जल्दी नहीं होता। तो अकाउंटेबिलिटी तभी आती है जब पब्लिक एम्बेरसमेंट हो, और वो तभी होगा जब जो सिटीजन है वो भी एज ए जर्नलिस्ट का रोल लेगा और वो ऐसे चीज़ों को रिकॉर्ड करके सबके सामने लेके आएगा, और इसी से ही अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और इसी से गवर्नमेंट एक्शन बहुत तेज होगा। ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम आवर इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर टू वन ग्रेट अचीवमेंट जो गवर्नमेंट ने किया। पहली बार फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट अपने भी तय किए हुए टाइम से काफी पहले पूरा कर लिया। एंड जैसे ही मैं ये चीज बोल रहा हूँ, काफी लोग पहले ही समझ गए। दिवाकर खुद मुस्कुरा भी रहा है क्योंकि उसको भी पता है हम किसकी बात करने वाले हैं। दैट इज द E20 मैंडेट। सो दिवाकर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो यू आर गोइंग टू गिव सम पॉइंट्स कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड आई विल टेल यू सम कंज्यूमर फीडबैक्स। नहीं तो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा रैशनल था E20 का, which basically means ethanol 20% and petrol 80%। इंडियन गवर्नमेंट ये E20 मैंडेट इसलिए लेके आई ताकि इंडिया का जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कम हो। इससे हमारा जो डॉलर जो यूज होता है ये तेल खरीदने में वो कम यूटिलाइज हो। तो ये टारगेट्स इसलिए सेट करे गए थे ताकि एनर्जी डिपेंडेंस कम हो दूसरे मुल्कों पे। ये था एक सस्टेनेबल प्लान। दूसरा जो गवर्नमेंट ने सोचा था वो था ईवी एडॉप्शन। ईवी एडॉप्शन तो इतना फास्ट हो नहीं रहा था क्योंकि आपको भी पता है ईवी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो बैटरी है जो 5-6 साल या 7 साल में रिप्लेस करना पड़ेगा, वो बैटरी का कॉस्ट आपके व्हीकल के हाफ ऑफ द कॉस्ट में आ जाता है। इसलिए बहुत लोग जो ईवी लेने का भी सोच रहे हैं ताकि डे टू डे पेट्रोल का कॉस्ट सेव कर सके, उनको पता है कि उनका जब बैटरी खराब होगा तो ऑलमोस्ट हाफ न्यू कार खरीदने जैसा पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए जो एक रिलक्टेंस है इन जनरल एवं इंडियन सोसाइटी वो तो रहेगा ही, और गवर्नमेंट को भी यह पता है। तो इसीलिए इन्होंने अपना जो E20 का मैंडेट है उसको आगे बढ़ाया और 2023 से ही बोल दिया था कि हम इसको लाने वाले हैं। इसीलिए बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो 2023 से E20 कंप्लायंट मॉडल्स बनाने लग गए। और गवर्नमेंट हमेशा एग्जांपल देती है ब्राजील का, जहाँ पे उनके पास E27 वेरिएंट है जो इनको जिसको वो गैसोलीन बोलते हैं, इसमें 27% इथेनॉल होता है, और इनके पास E100 भी है जो पूरा इथेनॉल पे ही चलता है। पर एक चीज जो इंडिया में नहीं है जो ब्राजील में है, और हम इस वीडियो में और बात करेंगे, ब्राजील में जो E27 है जिसको वो गैसोलीन बुलाते हैं उसका प्राइस हाई है, और जो E100 है जो पूरा इथेनॉल है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 70% कम है। यही इशू अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो आप जो पेट्रोल का प्राइस दे रहे हो और जो पहले जो E20 से पहले जो पेट्रोल मिलता था और अब जो मिल रहा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इनफैक्ट अब पेट्रोल के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे। तो इससे क्या हुआ है कि क्योंकि इथेनॉल का जो के वजह से जो माइलेज कम हो रहा है, तो पहले कंज्यूमर उतना ही पैसा देता था उतने डिस्टेंस के लिए, अब माइलेज भी कम हो गया और प्राइस भी नहीं घटा। तो एक दोनों तरफ से यूजर का जो एंड यूजर है उसको हानि पहुंच रही है। और इसके अलावा जो एक और या चीज जो लोगों का कंसर्न है कि जो इथेनॉल जो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसके वजह से जो इंजन के मेटेलिक पार्ट्स है वो भी डैमेज और करोड हो सकते हैं,
और उसके अलावा हमने देखा है कि जो इवन प्लास्टिक पार्ट्स है उसमें भी हानि पहुंच रही है। गवर्नमेंट का ये स्टैंड है बेसिकली कि आप मुझे एक इंजन दिखा दो जो आज तक करोड हुआ है और जिस इंजन खराब हुआ है। और ऐसे तो कार कंपनीज है जिन्होंने गवर्नमेंट का वो लाइन टो कर लिया है और वो बोलने लगे कि अगर तुम्हारा इंजन खराब हो रहा है वो हो रहा है कंटेमिनेटेड पेट्रोल के वजह से, E20 पेट्रोल की वजह से नहीं कि आप ऐसे किसी गैस स्टेशन से पेट्रोल डलवा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी कंटेमिनेशन है पानी का, उसके वजह से हो रहा है, ना कि E20 डालने के वजह से। एक्चुअली मोस्टली सिटीजन को जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है दैट इज, अगर आप E20 ला रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है कि क्या ये चीपर है पेट्रोल से? नो, एट एनी डे ये सेम कॉस्ट पे आया है। और बिकॉज ईरान वॉर के बाद से पेट्रोल के प्राइसेस पहले ही बढ़ गए जा चुके थे। तो अगेन वी आर पेइंग फॉर समथिंग विच इज सेम, जो पेट्रोल के बराबर है बट पेट्रोल नहीं है। राइट। सेकेंड थिंग, इस हाइड्रोस्कोपिक है। तो अभी यहाँ पे जो भी बोले जाते हैं कि 2023 के बाद से जो भी गाड़ी बनी है वो E20 कंप्लायंट है। उसके पहले की जो बनी थी उसमें काफी कम है। और यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लोग जो काफी लोग लेते हैं गाड़ियाँ, वो बहुत लंबे टाइम तक ही चलाते हैं, उसके बाद बेचते हैं। सेकंड हैंड मार्केट जो पूरा चलता है कार्स का, वो एक पूरा एग्जिस्ट करता है, वो एक रीजन है। तो अगेन उसका एक इशू है। थर्ड इशू जो सबसे बड़ा यहाँ पे आ रखा है दैट इज, अगर ये मैंडेट ला रखा है, इसे मैंडेट की जगह एक ऑप्शन की तरह किया जाता तो हर एक को लगता कि ये ज्यादा बेटर है कि हमें एक पेट्रोल एज अ ऑल्टरनेटिव दे दे, पेट्रोल का कॉस्ट सेम रखिए और E20 पेट्रोल का प्राइसेस ऑलमोस्ट 10 रुपए 20 रुपए और कम कर दीजिए। सो अगर मेरे पास E20 कंप्लाइंट गाड़ी होगी तो मैं जाके आराम से E20 वाला पेट्रोल डलाऊंगा। अगर मेरे पास E20 कंप्लाइंट नहीं है, मेरी गाड़ी पुरानी है, तो मैं कोई बात नहीं, अपना जो पेट्रोल है मैं वही डलवा के आगे चल लूंगा। मुझे कोई उसकी इतनी टेंशन नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर रहा है कि इवन नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स खुद कह रही है कि यहाँ पे आपको एफिशिएंसी ड्रॉप मिलेगी, 6 to 7% की एफिशिएंसी ड्रॉप ओल्डर व्हीकल पे, जो उन्होंने खुद भी बोल रखा है। जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड एफिशिएंसी ड्रॉप है वो शायद से लोगों की और ज्यादा है, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें थोड़ी कंसिडर करनी चाहिए। एंड द बिगेस्ट जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एज अ न्यू कार बायर जो मैं भी हूँ, आई थिंक बाकी मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम लग रही है कि गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा पुश कर रही है अभी कि हम E25 E30 इवन E100 तक लाने की सोच रहे हैं। एंड वी डोंट नो कि क्या पता गवर्नमेंट अभी उसको मैंडेट कर दे, तब मैंने जो गाड़ी लिया उसका क्या होगा। फिर ये अभी जो E20 कंप्लाइंट है, वो उसके बाद अगर उसमें फिर इशू आने लग गए तो फिर मैं कैसे चलूंगा, फिर उसका हम क्या करेंगे। तो ये एक नेचुरल एक वो होता है जब भी अब हम कोई भी न्यू कार खरीदने जा रहे हैं। इवन अगर मैं कोई पुरानी गाड़ी देखने जा रहा हूँ, कोई इंसान पुरानी गाड़ी देख रहा है, तो उसके मन में भी ये एक बहुत ज्यादा डर रहता है, क्या वो कोई पुरानी गाड़ी देगा, अब वो पेट्रोल की वजह से कुछ प्रॉब्लम होने लग जाए, तब वो क्या करे। सो आई थिंक एक मेजर थिंग जो गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती थी कि E20 मैंडेट लाते, इट्स ओके। उसकी टॉक्स अगर हमने स्टार्ट कर दिया है 2022 से, उसके बाद से हमने कंप्लाइंट बनाना शुरू कर दिया, तो E20 मैंडेट ना लाके E20 एज एन ऑप्शन ले आते एंड उसे मैंडेट कर दिया जाता अगले 10 साल के अंदर। सो क्या होता, मेजोरिटी ऑफ द गाड़ियां जो रोड पे अभी चल रही है वो सारी E20 कंप्लाइंट बन जा चुकी होती, मेजोरिटी ऑफ द गाड़ियां E20 कंप्लाइंट होती। मैंडेट होता तो भी हमें कोई इशू नहीं हो रहा होता। यहाँ पे इशू सबसे ज्यादा हो गया कि 23 से कंप्लाइंट गाड़ियां बनना शुरू हुई है और यहाँ पे हमारे सीधा 26 पे आके वो हो गया। उससे पहले वाले का अब हमें ये भी नहीं पता कंप्लाइंट है या नहीं। हाँ, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो ब्राजील के केस में है कि जैसे इनके पास ऑप्शन है एंड दिस इज अ वेरी फेयर आस्क कि जिसको E20 डलवाना है वो E20 डलवाए, जिसको 100% पेट्रोल डलवाना है वो 100% पेट्रोल डलवाए। अब यहाँ पे कोई बोलेगा तो फिर हमारा तो पर्पस फेल हो गया, हम तो चाहते हैं कि इथनॉल डिपेंडेंसी कम है। मैं बोल रहा हूँ आप इथनॉल वाला पेट्रोल आप 60 रुपए कर दो और जो 100% पेट्रोल है उसको आप 150 कर दो, आप देखो लोग कौन सा वाला चूज करते हैं। अब एक तो मैंने खुद देखा है कि जो पुरानी गाड़ियां है स्पेशली बाइक्स जो है जो E20 कंप्लायंट नहीं है उसको इग्निशन में मतलब स्टार्ट करने के टाइम बहुत इशू होता है। और जैसे मेरे पापा का बजाज एक्सीडी जो है वो 2010 का है, उसमें मैंने खुद देखा है कि जब वो स्टार्ट लेता है, पहले तो स्टार्ट होना नहीं चाहता, पहले जब हो जाता है उसके बाद फिर रैंडम एक्सीलरेशन होता है। जैसे आप एक्सीलरेशन का वो आप दबाओगे तो पहले थोड़ा स्पीड लेके फिर अचानक से स्पीड बढ़ जाती है, फिर स्लो हो जाती है। ये पहले नहीं होता था, ये अब एक न्यू एडिशनल प्रॉब्लम है अब क्योंकि ये कंप्लायंट नहीं है। तो और हमें ये भी पता है कि इंडिया में एक कार एक इमोशन भी है।
लोग कार को जल्दी बदलना नहीं चाहते। अभी आजकल बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो गया है, इसलिए कुछ कुछ लोग हर 3 साल में बदल रहे। बट दिस वाज नॉट हाउ इंडिया यूज्ड टू रन, दिस इज नॉट इवन हाउ इंडिया रन्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो वहां पे लोग एक गाड़ी को 20 साल 25 साल चलाते हैं, तो क्योंकि एक गाड़ी एक इमोशन जैसा होता है। तो उसमें अगर जैसे कभी तुमने बोला है कि अगर आज E20 कंप्लायंट व्हीकल बन रहा है और किसी ने चलो ले लिया, और जब मैंने अभी से बात करी E35 का, तब तब क्या मैं, आप जब E35 आ जाएगा तो आप E35 कंप्लायंट खरीदूंगा, ये तब E20 का ऑप्शन ही नहीं रखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे द प्रोसेस हैज टू बी अबाउट चॉइस। और दूसरा ये है कि दैट शुड बी ए टाइम फ्रेम कि E35 अब नहीं लागू होगा 2030 तक, अगर ऐसा कोई मैंडेट आ गया, तो ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, जो कार मैन्युफैक्चरर्स है, उनको भी टाइम मिले कि वो E30 मॉडल्स बनाना शुरू करें, ताकि मार्केट में वो लॉन्च हो सके। ऐसे ही हमें लंबा लंबा टाइमलाइन रखना पड़ेगा। जैसे अगर हमने रखा 2040 तक E75 लेस से, तो हमें पता है उससे पहले तक जो भी व्हीकल्स हैं वो धीरे धीरे करके E75 कंप्लायंट अपने व्हीकल्स और इंजिन्स को बनाएंगी। तो ये टाइमलाइन के एब्सेंस में अब कंज्यूमर जो सफर कर रहा है, वो तो उसको एवरीडे बेसिस पे दिख रहा है, क्योंकि माइलेज ड्रॉप हो गया है, पेट्रोल कॉस्ट उतना ही है और पेट्रोल बढ़ भी रहा है, महंगा भी हो गया है। और ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? दीज आर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड रिच पीपल। ये 3 लेवल पे आ रहे हैं। तो यही है एक्चुअली, इफ यू थिंक अबाउट, गवर्नमेंट के कोर वोटर्स who want to support other legislations like uniform civil code and things like delimitation and human reservation bill. These are not the concern of the poor people, right? तो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी का है। इनको आप एक तरीके से एलियनेट कर रहे हो, उनको ऑप्शन ना देके। किसी का जो व्हीकल खराब हो जाएगा, वो आप इस सरकार को माफ कर देगी कि नहीं नहीं, मैंने नया व्हीकल लिया है, जो मतलब 2020 में लिया है, और अभी 6 साल में अब इंजन में इशू आने लग गया है। और बहुत तो इंश्योरेंस या कंपनी बोल रही है कि हम तो देंगे ही नहीं, अगर E20 और ये पानी अगर इसमें चला गया तुम्हारे इंजन में और इसमें करोशन हो गया, तो इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। तो ये एक बहुत हम्म, बड़ा चैलेंज है जो ब्राजील ने ये नहीं करा था। ब्राजील ने एक ओवर द इयर्स एक फेज आउट प्रोसेस शुरू करा था कि पहले जो या 100% पेट्रोल वाला जो व्हीकल्स है वो पहले वो फेज आउट होंगे। तो उसके बाद जैसे E27 कंप्लायंट मॉडल आया, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अब तो अब E100 भी आ गया उनके पास। तो एक ग्रेजुअल ऑप्शंस है उनके पास। और बाय द वे E100 के टाइम अगर कोई बनाना चाहता है अपने व्हीकल में, तो ऑलमोस्ट 70% कॉस्ट कम है। तो इसलिए एक यूजर के पास एक एडवांटेज भी है कि चलो मैं पैसे बचा रहा हूँ वो वाला डाल के, जो सस्टेनेबल भी है और अपने मुल्क का जो इम्पोर्ट है वो भी घट रहा है। सो यहाँ पे मैं कुछ यूजर्स को एक और चीज बताना चाहूंगा। एथनॉल ब्लेंडिंग के अगेंस्ट हम नहीं है एट एनी डे, क्योंकि अगर आप मानो या ना मानो, मोर देन 90 to 95 कंट्रीज एग्जिस्ट करती है जो नेट इंपोर्टर है फ्यूल्स के। और उनमें से भी ऑलमोस्ट 70%, 70 कंट्रीज ऐसी है जो एक्चुअली में किसी ना किसी तरीके से अपने फ्यूल के अंदर ब्लेंडिंग करती है। ब्लेंडिंग इज वेरी नॉर्मल, एथनॉल ब्लेंडिंग और भी कंट्रीज कर रही होती है। और अगर आप मैंडेट की बात कर रहे हो तो काफी सारी कंट्रीज में मैंडेट भी है। यूरोपियन काफी सारी कंट्रीज में E5 E10 तक का मैंडेट है। थाईलैंड में E10 से लेके E85 तक का है। दिवाकर ने ब्राजील का बोला, वहां पे E100 तक है। इवन यूएस भी E10 तक पे ब्लेंडिंग दे होती है उनके फ्यूल में। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक बहुत लॉन्ग टर्म उन्होंने एक प्लानिंग करके ओवर द टाइम, जहाँ पे व्हीकल्स को उसके हिसाब से बनाया गया था कि वो उसके हिसाब से है। जो कि अगर यहाँ पे E10 तक का अगर मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ अपनी कंट्री में, तो वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ द व्हीकल्स है वो E10 कंप्लाइंट है। राइट। जो इंडिया के केस में बहुत ज्यादा हो गया कि यहाँ पे E20 हमारे मैंडेट कर दिया गया, लेकिन अभी जो मेजोरिटी ऑफ रोड पे जो व्हीकल है वो तो कंप्लाइंट ही नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा हो रहा है। वैसे E20 पेट्रोल अच्छा तो है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी इंडिया की जो रोड कंडीशंस है वहां पे जो गड्ढे बने हैं वो इसीलिए बने हैं ताकि पेट्रोल और एथेनॉल अच्छे से ब्लेंड हो सके हमारे व्हीकल्स के अंदर। बट यहाँ जोक्स अपार्ट, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए गवर्नमेंट सबसे ज्यादा E20 को पुश कर रही थी, दैट इज कि ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे फिर हम धीरे धीरे फार्मर्स के लिए एक और
एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू लाके दे रहे हैं, जहां से वो और ज्यादा अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। इथेनॉल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। और जो शुगर केन फार्मर्स है वो फिर इथेनॉल प्रोडक्शन में वो उससे पैसे कमा सकते हैं। एक तो क्रूड ऑयल डिपेंडेंस कम होगा हमारा, और फिर जो लोकल फार्मर्स है उनको भी इंसेंटिव मिलेगा। पर इसमें एक केवियट ये भी है कि इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और इंडिया में हमें पता है वाटर इज ए स्केर्स रिसोर्स। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एरियाज ड्रॉट प्रोन है उसमें ऐसा ना हो कि और पानी की कमी हो जाए। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो गवर्नमेंट को करना है, एंड द फर्स्ट थिंग दे शुड डू इज बाय गिविंग आउट एन ऑप्शन। तो इससे भी फर्क पड़ेगा। एटलीस्ट यूजर एंड यूजर को लगेगा हमारे पास एटलीस्ट तो एक चॉइस तो है। जिस सोसाइटी में चॉइस नहीं होता है तो फिर लोगों को लगने लगता है कि द गवर्नमेंट इज बेसिकली कंट्रोलिंग देम एंड देयर वे ऑफ लाइफ। तो वो भी एक एस्पेक्ट है। इंडिया में हर चीज ही पॉलिटिकल है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये भी है उसमें से एक। बट यहाँ पे एक और मेजर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रहता है, आई थिंक बहुत कम लोग ही इस क्वेश्चन को पूछते हैं, कि जो फार्मर्स को हम सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द क्रॉप सिक्योरिटी, जो क्रॉप डाइवर्सिटी रहती है। क्योंकि अगर हमने इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया और सडनली एक मैंडेट की वजह से अब हमें एथेनॉल उतना हाई अमाउंट में चाहिए होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको सस्टेन करने के लिए, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें बहुत हाई अमाउंट में एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये एथेनॉल की डिमांड हमें लोकल फार्मर से ही पूरी करनी होगी, सडनली लोकल फार्मर्स को भी अगर वहीं पे ही फायदा दिख रहा होगा तो दे विल मूव टुवर्ड्स दिस। तो धीरे धीरे हम अपनी क्रॉप सिक्योरिटी के बारे में क्या कर रहे हैं, हाउ विल वी विल कैन इंश्योर दिस। इंडिया में तो मोस्टली मोनोक्रॉपिंग ही होता है। आप पंजाब में देखो, जो वन ऑफ द रीजन है जो वहाँ पे जो सॉयल की फर्टिलिटी इतनी कम हो गई है, वो इसीलिए हो गई है क्योंकि वहाँ पे सालों से मोनोक्रॉपिंग चल रही है। तो जो शुगर केन फार्मर है वो अभी से ही मोनोक्रॉपिंग ही कर रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले वो मल्टी क्रॉपिंग कर रहा था। और ये एक इशू है जो एग्रीकल्चरल ओज है इंडिया में। हमें पता ही है फार्मर डिस्ट्रेस तो एक रियल चैलेंज है इस सोसाइटी में। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम इंसेंटिवाइज कर देंगे इथेनॉल प्रोडक्शन, तो फिर जो बाकी फार्मर्स है वो फिर कैसे इस चीज से डील करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ऑल वी कैन डू इज डिबेट, एंड वी कैन मेक श्योर कि हमारी डिबेट ऐसे ही धीरे धीरे गवर्नमेंट तक जाए, एंड दे कैन टेक बैक दिस मैंडेट, एंड हमें एक ऑप्शंस दे एज अ सिटीजन। आई थिंक हम सबको यही सबसे अच्छा रहेगा कि हमें एक ऑप्शन मिल जाए। अगर आपको E20 ही प्रमोट करना है तो आप ऑटोमेटिकली E20 को काफी सस्ता कर दीजिए पेट्रोल से, तो हम सब खुशी से उस E20 पेट्रोल को यूज करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हम सबको E20 ही डलाना पड़ेगा, और बस दुआ करते रहना होगा कि हमारे कार खराब ना हो जाए। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है राजस्थान के एक छोटे से शहर श्रीगंगानगर में। डिटेल एनालिसिस दे सकता है व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इन डिटेल। हाँ, तो इस केस में विक्टिम 13 साल की थी, सिर्फ 13 साल। और ये इंसिडेंट हुआ था जून 18 को। तो वो बच्ची अपने फ्रेंड से मिलने के बाद घर वापस जा रही थी। तो उस टाइम एक ई रिक्शा वाले ने उसको कुछ दे के कि आ जाओ बेटा मेरे साथ आ जाओ। उस लड़की को अपने साथ लेके अगवा कर लिया। फिर उस ई रिक्शा वाले ने इस 13 साल की बच्ची को 4 होटल्स जो अनऑथोराइज तरीके से श्रीगंगानगर में चल रहे थे, इन चारों होटल में इसको भेज दिया। जून 18 से लेके जून 23 तक ये 5 दिन में इस बच्ची के साथ 32 लोगों ने रेप करा, इन्हीं 4 होटल में घुमा घुमा के। और इसमें एक चीज पता चली कि जब वो बच्ची रोती थी और आवाज करती थी तो उसको अल्कोहल पिला दिया जाता था एंड मेक हर अनकॉन्शियस। और ये वाली केस तब सामने आया जब माँ बाप ने कंप्लेन करा, और एक इंटेलिजेंस जो लोकल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू पुलिस को टिप ऑफ मिला कि यहाँ पे एक बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर जाके पुलिस ने एक्शन लिया, और अभी 5 दिन के बाद जाके वो बच्ची को छुड़ाया। तो बच्ची अभी जिंदा है, जबकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रम फैला रहे कि बच्ची अब नहीं रही इस दुनिया में। बच्ची है जिंदा। और उसके बाद जब ये घटना सामने आई, अभी तक
एक एसआईटी बनी। एसआईटी ने 18 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। 3 जो होटल थे जहाँ पे ये ट्रैफिकिंग का काम हो रहा था, तो उन 3 होटल्स को डेमोलिश कर दिया बुलडोजर से। और ये मैटर वैसे तो एक छोटे से शहर में हुआ राजस्थान में, पर जब नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ने जब इस मैटर को उठाया और चिट्ठियां लिखी, तब जाके नेशनल मीडिया के सामने आया कि एक छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ है। तो इसमें बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिसिंग का गैप दिखा कि 5 दिन तक बच्ची गायब थी और पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अगर पुलिस जल्दी ढूंढती तो शायद बच्ची के ऊपर जो जुल्म हुआ है वो कम लेवल पे होता। तो एक अच्छी बात ये है कि बहुत अरेस्ट हुए हैं, पर दिस विल नॉट टेक अवे द ट्रॉमा दैट द चाइल्ड हैज गॉन थ्रू। ये तो हमें मानना पड़ेगा। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इट्स नॉट जस्ट द रेप, इट इज ऑल्सो द ह्यूमन ट्रैफिकिंग दैट वाज इन्वॉल्व। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में। हमने देखा है कि अंडर एज बच्चों को कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य लिया जाता है, जहाँ स्पेशली उन राज्यों में जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन कम है, तो कोई एडल्ट की शादी हो जाती है बच्चे से। इसमें एक केस मैं खुद पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पापा लायंस क्लब के मेंबर है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टी इवेंट्स होते थे उसमें एक कुक आती थी। तो कुछ सालों तक तो वही काम करती थी, पर बीच में 3-4 साल वो गायब थी। एक दिन रास्ते में मेरी माँ को मिली वो, और उसने बताया कैसे उसकी सगी मासी ने उसको बेच दिया हरियाणा में। उसको काम मिलेगा बोल के वहां पे ले जाया गया, फिर उसको बंधक बना लिया गया, उसकी शादी करवा दी गई और उसके ऊपर फिजिकल एंड मेंटल हेरासमेंट हुआ। फिर कैसे तैसे करके 4 साल बाद वो भाग के आई और फिर मेरी माँ को मिली। चिल्ड्रन एंड इवन एडल्ट ह्यूमन सबके साथ ये चीज होता है इंडिया में। और एंड वन मेजर थिंग जो मैंने सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा देखी, जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो गंगानगर जो सिटी है, वहां पे काफी सारे होटल्स हैं। और एज सच वो एक ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिज्म है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा होटल्स उदयपुर या फिर जयपुर जैसे एरियाज में हो जो बहुत टूरिज्म अट्रैक्ट करते हैं। बट फॉर अ सिटी एज स्मॉल एज गंगानगर, वहां पे जहाँ पे कोई टूरिज्म इतना ज्यादा नहीं आता, वहां पे इतने सारे होटल्स अगर रन कर रहे हैं, तो दैट शुड बी द फर्स्ट रेड फ्लैग जो अथॉरिटीज को देखना चाहिए था, दैट दे शुड हैव आल्सो पॉइंटेड आउट। एक और चीज जो जो दिवाकर ने पॉइंट आउट कराई कि वो रात को रोती थी या ये करती थी, दिस इज द ऑल्सो एक क्वेश्चन जो सारे लोगों ने सोशल मीडिया में रेस किया कि अगर वो लड़की है, उसका रेप हो रहा है, वो चिल्ला रही है, तो होटल्स पे और लोग नहीं थे जिन्होंने सुना होगा या किसी ने कंप्लेन करा होगा या किसी ने देखा होगा? क्या पता वहां पे जो होटल्स है वो जो भी चल रहे हैं वो अंडर द हुड वो एक और बहुत बड़े प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जो नोटिस करने वाली बात है, ये पर्टिकुलर केस में फॉर इंस्टेंस तो 4 ऐसे अनऑथराइज होटल चल रहे थे और उसमें यही काम चलता रहता है, ट्रैफिकिंग का, प्रोस्टिट्यूशन का, वैसा। ये जो जिन्होंने परमिशन नहीं ले रखी होती है और उन्हें कोई कंप्लायंस कुछ नहीं है, उनके पास वो बिजनेस करने का लाइसेंस भी नहीं है, ट्रेड लाइसेंस, तो वो फिर ऐसे करके अपना बिजनेस चला रहे। बहुत बार ऐसे होता है, हमने देखा है इंडिया में ट्रैफिकिंग सिर्फ इंडियंस की नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वहां से भी लाई जाती है इंडिया में और रेड लाइट एरियाज में उनको बेच दिया जाता है। वांटेड टू अप्रिशिएट जो राजस्थान के लोकल्स, और उन्होंने ये किया कि दे पुट द इशू इनटू द लाइमलाइट ऑफ द होल इंडिया, ताकि आज हम सब इसके अराउंड डिस्कस कर रहे हैं। आई नो इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग नोट एट बट वी आर एंडिंग। अंटिल देन, लेट्स मीट नेक्स्ट संडे with a new episode with some new talks to discuss.